वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो है MSN 2 के ऊपर। जी हाँ साथियों, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आज MSN 2 के ऊपर देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए रह चुका है, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फिर जो है इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जो है रिविजन करेंगे। ठीक है, रिविजन भी आप लोग को कराएंगे। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है उस सब का जो है आपको रिविजन करा देंगे। एक दिन में दो तीन क्वेश्चन का तो जो है रिविजन में आप लोग कभी मिस मत कीजिएगा, वरना फिर आप लोग सोचिएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। आज दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, दोनों कैंसर के ऊपर है। एक है आपका ब्रेस्ट कैंसर और एक है आपका सर्विक्स कैंसर के ऊपर। ठीक है, एक आपका सर्विक्स कैंसर के ऊपर है और एक आपका ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर को पहले। ठीक है, टोटली डिटेल में देखेंगे से आपके एग्जाम में अगर कुछ भी पूछ दे, लक्षण पूछ दे, सिम्टम्स पूछ दे, रीजन पूछ दे, तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसीलिए हम डिटेल में क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। यह एक असमान स्थिति है जिसमें स्तन ऊतकों में कैंसर विकसित हो जाता है। जब स्तनों की कोशिकाएं असमान एवं अनियंत्रित विभाजित होकर नई कोशिकाओं की गांठ बनाती है तो इसे स्तन कैंसर कहते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इज डिफाइंड एज मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज। समझ गए। देखिए चाहे शरीर में किसी का भी कैंसर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ब्लड कैंसर हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैंसर पढ़ा चुके हैं। नॉर्मल कैंसर क्या होता है, कैंसर के कितने प्रकार है, कैंसर का क्या सिम्टम लक्षण होता है, जिसको जो है क्वेश्चन से वहाँ पे दिखाया गया है। तो कैंसर आप लोग जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे। अब आप लोग जानते हैं शरीर का हर एक पार्ट जो है कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है, और ऊतकों से मिलकर जो है शरीर का रचना होता है। ठीक है, तो जो शरीर के किसी भी भाग में, चाहे वो आपका लीवर कैंसर पूछ ले, ठीक है, चाहे आपका लंग्स कैंसर पूछ ले, चाहे आपका वो प्रोस्टेट कैंसर पूछ ले, कोई भी कैंसर पूछे, सीधा ध्यान में रखिए कि जिस भी अंग का, ऑर्गेन का आपसे जो है क्या पूछे, कैंसर पूछे कि फलाना कैंसर क्या होता है, सीधा लिखेंगे कि उस अंग में अनियंत्रित रूप से, उस अंग के कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि और विभाजन ही जो है क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और वो विभाजन होकर अनियंत्रित रूप से वहाँ पे गांठ बना लेता है, मिलकर कोशिका सेल मिलकर जो है गांठ बना लेता है, और वो ट्यूमर के रूप में हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और वही जो है उस ऑर्गेन का कैंसर कहलाता है। ठीक है, अब उस ऑर्गेन का कैंसर होगा तो ऑर्गेन में जब कैंसर होगा तो ऑर्गेन कैसे काम करेगा, कैसे प्रभावित होगा, शरीर को क्या नुकसान होगा। तो टोटली आप कैंसर समझ लिए, एक आध गो ऑर्गेन का कैंसर आप देख लिए, जैसे कि जो ब्लड कैंसर देख लिए, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर देख रहे हैं। तो ये सारे कैंसर देखने के बाद आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि इसके अलावा अगर और कोई कैंसर पूछे किसी और ऑर्गेन का, तो उसको आप लोग कैसे दिमाग लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्तन कैंसर है तो यहाँ पे लिखा है ना कि यह एक असमान स्थिति होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होता है, जहाँ पे जो स्तन, जो ब्रेस्ट है, उसके ऊतकों में कैंसर विकसित हो जाता है। समझ गए। अब ये कैसे होता है, तो जब स्तन का जो कोशिका है, चूँकि सब मिलकर कोशिका मिलकर ही उस ऑर्गेन को बनाएगा, तो जिस भी ऑर्गेन को हमको कैंसर पूछे, तो जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर कब होगा, तो जब ब्रेस्ट का जो सेल होगा, जो कोशिका होगा, वो असमान रूप से और अनियंत्रित रूप से, मतलब एक नॉर्मल ढंग से उसमें कोई वृद्धि या कोई विभाजन नहीं होगा, असमान रूप से होगा और अनियंत्रित होगा, अनकंट्रोल होगा उसमें, और ये जो है विभाजित होगा। चूंकि आप लोग जानते हैं कोशिका विभाजन होता है। अब ये कोशिका विभाजन इतना ना ज़्यादा हो जाएगा कि यह अनियंत्रित हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, असमान रूप का होगा। ठीक है, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई 2 4 ऐसे कर कर के जो है विभाजन होने लगेगा, और इस कंडीशन में वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोशिका हो जाएगा, वो सेल के रूप में धीरे धीरे गांठ बनाने लगेगा एक दूसरे से आपस में मिलकर, और ये ट्यूमर जो है धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। तो यही जो है आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया। समझ गए। इसी प्रकार से लंग कैंसर भी होगा। इसी प्रकार से प्रोस्टेट कैंसर पूछेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से जो है वृद्धि होना क्या कहलाता है, प्रोस्टेट कैंसर कहलाएगा। प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ें होने लगता है। तो चलिए स्तन कैंसर के बारे में देख लिए। अब देखिए यही आपका स्तन कैंसर है। ठीक है,
ये क्या है आपका स्तन कैंसर है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ स्तन कैंसर है। जैसे देखिए ये आपका क्या है, स्तन है ना। अब देखिए ये जो स्तन है तो आप लोग जानते हैं कि स्तन में जो है क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है जो कि दूध स्रावित करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका फैट है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यह सब कोशिका से बना हुआ है, पूरा जो ब्रेस्ट है कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। अब एक कोशिका में देख सकते हैं फैट जमाव हो चुका है, ये इतना न ज़्यादा नियंत्रित हो चुका है कि ये जो है फैट के रूप में फैट बढ़ जाना, ठीक है। अब ये फैट जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कोशिका के रूप में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब जो है इसी स्तन में जो कोशिका होगा इतना न ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा जो अनियंत्रित हो जाएगा और असमान रूप से उसमें विभाजन और वृद्धि होगा, जिसके कारण वो कोशिका सब आपस में मिल कर एक ट्यूमर का निर्माण कर देगा। जो ट्यूमर जो है इस प्रकार से होगा, समझ गए। इस प्रकार से ट्यूमर जो है पूरे स्तन में हो जाएगा या स्तन के किसी भाग में हो जाएगा, या तो पूरा स्तन में भी हो सकता है या किसी एक भाग में भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कितना पुराना जो है कैंसर है, समझ गए। धीरे धीरे अगर नहीं इलाज करवाया जाए तो धीरे धीरे पूरे स्तन को जो है क्या करेगा, ट्यूमर बना देगा, समझ गए। तो यही आपका स्तन कैंसर हो गया, समझ गए। चलिए अब देखिए स्तन कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण स्तन में जो कोशिका है उसका विभाजन बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रूप से होने लगेगा और धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा। तो ये क्या कारण बनता है, चलिए कारण जो है हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मासिक धर्म कम आयु में आरंभ एवं अधिक आयु में बंद होना। अब देखिएगा जिसका मासिक धर्म होने के साथ ही धीरे धीरे जो ब्रेस्ट होता है उसका भी जो है डेवलपमेंट शुरू होने लगता है यौना अवस्था में, समझ गए। तो ये जो प्यूबर्टी जब होता है तो मासिक धर्म जैसे ही जो किसी अगर फीमेल है उसमें मासिक धर्म जो है वो शुरू हो गया, समझ गए। ये शुरू हुआ कम आयु में ही, समझ गए। और ये बंद कब हुआ कि अधिक आयु में। अक्सर इसका आयु बंद होने का कितना है, 50 साल, समझ गए। लेकिन इससे अधिक आयु में बंद होगा और कम आयु में ही शुरू हो जाएगा, तो ये कारण होगा। विकिरण के संपर्क में जो फीमेल अगर ज़्यादा विकिरण एक्सरे रेडिएशन वाला क्षेत्र में रहेगी उतना जो है ज़्यादा चांसेस रहेगा कि उसका ब्रेस्ट पर इसका हानि पहुंचेगा और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, समझ गए। हार्मोनल औषधियाँ लेना, बहुत ज़्यादा कोई हार्मोनल औषधियाँ लेंगे, हार्मोनल थेरेपी लेंगे, जैसे गर्भ निरोध की दवाइयाँ, ठीक है, या और ज़्यादा जो आता है हार्मोनल सब दवाइयाँ आता है जो हार्मोन को विकसित करता है, वैसे दवाइयाँ लेने से जो है क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, समझ गए। अधिक तैलीय भोजन, ज़्यादा अगर ऑयली फूड खाते हैं तो फिर जो है क्या होगा कि आपके ब्रेस्ट में जो है फैट बढ़ेगा और फैट बढ़ने के साथ ही में उसमें गांठ बनने लगेगा और धीरे धीरे उसमें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक तैलीय भोजन भी नहीं करना चाहिए, ओके। इसका और कारण है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो सकता है, मोटापा इसका कारण हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। एल्कोहलिज्म, ज़्यादा मद्यपान करने से जो फीमेल सिगरेट गुटखा दारू उरू ज़्यादा लेती है, शराब उराब, उसको जो है ये सब होने का ज़्यादा चांसेज रहता है, ठीक है। धूम्रपान, स्तनपान नहीं कराना, जो महिला एवॉइडिंग करती है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को जो है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है और बच्चे को जो है पैकेट का दूध पिलाती है, अपना ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग नहीं करवाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ब्रेस्ट जो है कैंसर हो जाता है, ठीक है। होने का चांस रहता है, हो नहीं जाता है। बार बार संक्रमण होना, रिकरेंट मास्टाइटिस, समझ गए। इसमें जो है बार बार किसी प्रकार के संक्रमण से, ठीक है। स्तन में समान गांठ होना, स्तन में अगर थोड़ा नॉर्मल भी गांठ है तो उस गांठ को इलाज जरूर करवाना चाहिए, वरना यही गांठ धीरे धीरे एक कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट लैंप का जरूर इलाज करवाएं। गर्भाशय एवं अंडाशय कैंसर, अगर आपके जो है किसी प्रकार के अगर ओवेरियन कैंसर है या इंडोमेटेरियल गर्भाशय और अंडाशय का कैंसर है तो उसके कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो कैंसर सेल होता है वो शरीर में फैलने लगता है और एक जगह से दूसरे जगह वो सेल जैसे ही जाएगा तो वहाँ भी कैंसर का रूप बनाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ लिए अगर किसी भी पार्ट में कैंसर है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाए, ठीक है।
स्तन में चोट लगना, ब्रेस्ट ट्रॉमा, अगर स्तन में चोट लगता है तो वो चोट क्या होगा, या तो वहाँ पे ब्लड का थक्का बना देगा, या वहाँ का फ्रैक्चर करेगा, या वहाँ पे जो है क्या करेगा, सूजन उत्पन्न करेगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा कि आपको जो है कोशिका वहाँ का मृत होने लगेगा, और विभाजन जो कोशिका होगा वो अनियंत्रित रूप से होने लगेगा, तो ट्यूमर बना देगा। ठीक है, तो स्तन में चोट लगना भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो कारण में देख लिए ना कि स्तन कैंसर किस किस कारण से हो सकता है। चलिए अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। स्तन जो होता है, स्तन का जो कैंसर है उसका लक्षण क्या हो सकता है, देख लीजिए। स्तन कैंसर के निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, स्तन में सूजन, एडिमा इन ब्रेस्ट, अगर किसी को स्तन कैंसर होता है तो उसमें जो साइन होगा, जो सिम्टम्स दिखाई देगा स्तन का, उसमें जो है सूजन होने लगेगा। ठीक है, स्तन में जो है गांठ होने लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद जो है स्तनों के असमान स्रोवन होना, और जो स्तन से है एबनॉर्मल सिक्रेशन निकलने लगेगा उसमें से। ठीक है, स्तन का सम्मित परिवर्तित होना, मतलब उसका जो ब्रेस्ट का जो शेप होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, निपल के चारों ओर पपड़ी बन जाना, स्केली स्किन, मतलब जो निपल होगा उसके चारों ओर क्या होगा कि एक पपड़ी से बनने लगेगा। ठीक है, बुखार आने लगेगा, स्तन में जलन होगा, स्तन में खुजली होगा, और रोगी में अपने हाथों से गांठ महसूस कर सकता है। जिसको भी अगर ऐसा लगता हो कि जिस भी फीमेल को लगता हो कि मेरा ब्रेस्ट जो है क्या है, एबनॉर्मल है, असमान है, तो अपने हाथों से जो है उसे महसूस कर सकती है गांठों को। अगर उससे लगे दबाने में कि गांठ है तो उसे जो है कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये गांठ क्यों है, और उसको सीरियस लेना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। वरना अगर नॉर्मल भी गांठ है और उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अगर लगे कि निपल में खुजली हो रहा है, बहुत ज़्यादा निपल में जलन हो रहा है, निपल के चारों ओर पपड़ी बन रहा है, निपल का साइज जो है बदल रहा है, ठीक है, निपल बढ़ रहा है, स्तनों के यहाँ से जो है एबनॉर्मल कुछ ना कुछ निकलते हैं हमेशा, या गांठ है इसमें, तो जो है इसको चेक करवाना चाहिए, समझ गए, और स्तन में सूजन हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है, साथ में बुखार भी होगा। ठीक है, अब इसका उपचार देख लीजिए, उपचार क्या होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट तो शल्य क्रिया अर्थात मैस्टेक्टोमी इस कैंसर का सर्वाधिक उपचार है। ठीक है, देखिए जो उपचार होता है ना, तो इसके लिए जो है सर्वाधिक जो उपयुक्त जो होता है वो मैस्टेक्टोमी होता है, समझ गए, स्तन छेदन होता है, क्योंकि हम मैस्टेक्टोमी के बारे में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि मैस्टेक्टोमी होने से पूर्व और होने के बाद जो है मरीज को कैसे देखभाल करेंगे। तो मैस्टेक्टोमी तो बता दिए हैं, 10 नंबर कि ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो पढ़ा चुके हैं। बाकी अभी देखिए इसके उपचार में सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो मैस्टेक्टोमी है। ठीक है, मैस्टेक्टोमी के जो है अलग अलग प्रकार है, समझ गए। चलिए देख लीजिए प्रकार यहाँ पे। एक है लंपेक्टोमी, और लंप माने क्या होता है, गांठ होता है, समझ गए। इसी में लंपेक्टोमी लगा दीजिएगा तो गांठ का जो है सर्जरी होता है। ठीक है, पार्शियल मैस्टेक्टोमी होता है, पार्शियल मतलब होता है कि आंशिक, मतलब हल्का जो है स्तन छेद किया जाता है। ठीक है, एक होता है रेडिकल मैस्टेक्टोमी होता है, एक होता है सेगमेंटल मैस्टेक्टोमी होता है, एक टोटल मैस्टेक्टोमी होता है, और एक एक्सिलरी नोड डिसेक्शन होता है। ठीक है, पार्शियल, रेडिकल, सेगमेंटल, टोटल और लेम्पेक्टोमी, समझ गए, याद रखिएगा। टोटल मैस्टेक्टोमी में टोटल स्तन के ही जो है भाग को हटाया जाता है। ठीक है, सेगमेंटल, पार्शियल और रेडिकल और लंपेक्टोमी होता है, समझ गए। तो ये सब जो है प्रकार होता है आपका मैस्टेक्टोमी का, समझ गए। एक होता है एक्सिलरी नोड डिसेक्शन, समझ गए। चलिए अब उसके बाद उपचार में देखिएगा, उपचार में क्या क्या होता है, तो विकिरण चिकित्सा होगा, रेडिएशन थेरेपी होगा, ठीक है, और कीमोथेरेपी होगा, समझ गए। इसके अलावा सर्जरी के अलावा भी जो है 2 इलाज होता है। अगर सर्जरी किसी को नहीं कराना हो तो शुरुआती जो कैंसर का लक्षण होगा अगर किसी को, तो रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी दिया जाएगा, समझ गए। तो ये जो है विदाउट सर्जरी वाला प्रोसेस होता है, जिसमें दवाई के द्वारा जो है ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, समझ गए। तो ये जो है अन्य उपचार हो गया, समझ गए। बाकी इसका निदान के बारे में बात किया जाए तो निदान ब्लड टेस्ट, लाइफ हिस्ट्री, समझ गए, एक्सरे, ये सब जो है। उसके बाद फिनेक टेस्ट होता है, एक फिनेक टेस्ट होता है गांठ के लिए, समझ गए ना, FNAC होता है, तो ये टेस्ट किया जाता है, और समझ गए। उसके बाद ये सब जो है बायोप्सी किया जाएगा, ठीक है, तो ये सब जो है होता है, समझ गए। चलिए तो ये आपका हो गया, ओके, चलिए।
ब्रेस्ट कैंसर बता दिए। अब चलिए हम लोग सर्विक्स कैंसर के बारे में देखते हैं कि सर्विक्स कैंसर क्या होता है। सर्विक्स कैंसर का जो है हम लोग सब चीज़ देखते हैं सर्विक्स कैंसर के बारे में, ठीक है। देख लीजिए, अब देख लीजिए, आप लोग जानते हैं सर्विक्स मतलब क्या होता है, ग्रीवा होता है। ग्रीवा होता है ना, तो वह क्या है, यूट्रस का ही एक पार्ट होता है, समझ गए ना। तो उस जिस पार्ट का नाम लेगा ना, उसी पार्ट का कोशिका में असमान रूप से अनियंत्रित वृद्धि होना, विभाजित होना कोशिका का जो है क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और वो विभाजित होकर ट्यूमर बना लेना है जो है उस भाग का कैंसर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए क्या है, गर्भाशय मुखीय कैंसर। गर्भाशय के मुख के जो यूट्रस होता है उसके मुख को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं ना। तो गर्भाशय मुखीय कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर। देख लीजिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर है, समझ गए। देखिए, सबसे ज़्यादा स्त्री में जो कैंसर होता है वो सर्विक्स कैंसर ही होता है, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, तो जो यूट्रस का जो मुंह होता है, जो मुख होता है, उस मुख पर एक जो है भाग होता है, कौन सा, सर्विक्स। तो उसी भाग के सर्विक्स में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का विभाजन होने से कैंसर का स्थिति उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पे ट्यूमर बनने लगता है, समझ गए। और वही जो है गर्भाशय मुखीय कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग फिगर में देख लीजिए, एक नॉर्मल महिला है जिसका यहाँ पे वैजिना, यहाँ पे योनि, यहाँ पे यूट्रस से सहित योनि यहाँ पे है, समझ गए। देख लीजिए, ए वाला भाग आपका क्या है, यूट्रस है, देख सकते हैं ना, ए वाला भाग यूट्रस है जो कि लिखा भी है। अब ये वाला भाग जो यूट्रस है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये क्या होता है, आपका सर्विक्स होता है, जो कि यूट्रस से और इधर जोड़ता है किसको, वैजिना को जोड़ता है। तो ये वाला भाग वैजिना है, ए वाला भाग जो है आपका यूट्रस है। तो ये बीच वाला जो एकदम पतला सा जो महीन छिद्र होता है, जो मुख द्वार होता है यूट्रस का, यही आपका सर्विक्स होता है, समझ गए। अब इसी सर्विक्स वाला भाग में देख सकते हैं यहाँ पे जो है गांठ है, अलग प्रकार से ट्यूमर है, समझ गए ना। देख सकते इस साइड में कैसा है और इस साइड में देख सकते हैं कैसे गांठ अनियंत्रित रूप से इसका शेप हो गया है। तो यही जो है कैंसर है, समझ गए ना। इसी सर्विक्स में मान गए इधर है, तो इधर भी हो सकता है, ये चीज़ें इधर भी हो सकता था, ठीक है ना। तो ये सर्विक्स का कैंसर होता है, समझ गए। चलिए, अब इसका प्रकार देख लीजिए, दो प्रकार के जो है होता है, एक होता है एक्टो सर्विक्स कैंसर और एक होता है इंडो सर्विक्स कैंसर, ठीक है। एक होता है एक्टो बाहरी की तरफ होता है और एक होता है इंडो आंतरिक तरफ, ठीक है। देख लीजिए, सर्विक्स अगर ये कैंसर अगर अंदर की तरफ होता है इधर, तो जो है हो जाता है इंडो, समझ गए। लेकिन ये अगर यही बाहर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, एक्टो हो जाएगा, समझ गए। तो दो प्रकार के आपका ये कैंसर होता है, समझ गए। अब इसका कारण क्या होता है कैंसर का, देख लीजिए। कैंसर का कारण या HIV संक्रमण HPV संक्रमण हो सकता है, HPV इन्फेक्शन हो सकता है, या STD संक्रमण हो सकता है, यौन संचारित रोग हो सकता है। यौन संचारित में कुछ भी हो सकता है, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे आपका गोनेरिया हो, चाहे वो आपका सिफिलिस हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। चाहे HIV हो, कुछ भी यौन संचारित रोग जो है हो सकता है, उसके कारण सर्विक्स कैंसर हो, ठीक है। हार्मोन्स स्तर में अनियमितता, हार्मोनल इरेगुलरिटी, समझ गए। हार्मोन जो है, हार्मोन लेवल जो है अनियमित होने से जो है कैंसर हो सकता है सर्विक्स का, समझ गए। तो ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है, HPV संक्रमण, यौन संचारित रोग, क्योंकि फीमेल जो होता है लगभग सभी फीमेल जो है यौन क्रिया होता है। अब यौन क्रिया होता है तो उसके जिसके साथ भी हो तो जो है सामने वाला उसके पार्टनर में कौन सा बीमारी है उससे जो है फैल जाएगा यौन संचारित रोग, और उससे जो है महिला को क्या हो जाएगा, सर्विक्स कैंसर हो सकता है। क्योंकि जो यौन क्रिया होता है वो वैजिना होता है और वैजिना से जस्ट सटा हुआ ऊपर में क्या होता है, सर्विक्स होता है। तो जैसे ही सर्विक्स में टच होगा, संक्रमण फैलेगा तो जो है कैंसर हो सकता है, समझ गए। इसीलिए जो है सर्विक्स कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए। या कोई हार्मोनल स्तर में अनियमितता इसका कारण बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब लक्षण क्या होगा, कारण तो जान गए, HPV संक्रमण या हार्मोनल स्तर में अनियमितता या यौन संचारित रोग STD। इसका लक्षण क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा, देख लीजिए।
भूख ना लगना एनोरेक्सिया, भूख अगर किसी को सर्विक्स कैंसर होगा तो भूख नहीं लगेगा, कमर में दर्द होगा, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, जो योनि से जो सिक्रेशन निकलेगा, जो डिस्चार्ज होगा वो जो है फॉल स्मेलिंग, मतलब दुर्गंध युक्त जो है उसका दुर्गंध रहेगा। समझ गए। अनियमित योनि स्राव, जिस प्रकार से आप लोग ब्रेस्ट से अनियमित इरेगुलर स्राव देखे हैं उसी प्रकार से जो है वैजिना से भी, योनि से भी अनियमित स्राव निकलेगा। ठीक है। मूत्र त्याग में कठिनाई होगा, चूँकि यह उसी गेट पर ही है, समझ गए ना, यूट्रस के मुख पर और वैजिना के जो है ऊपर वाले पॉइंट पर ही है, तो मूत्र जो है त्यागने में कठिनाई और दर्द होगा, डायसूरिया जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग होने से जो है एनीमिया हो सकता है पेशेंट में। ठीक है ना। तो ये सब सर्विक्स कैंसर के जो है बनता है आपका, समझ गए। उसके बाद देखिए श्रोणि प्रदेश में दर्द होगा, जो पेल्विक रीजन है उसमें क्या होगा कि पेन होगा, चूँकि यूट्रस जो होता है पेल्विक रीजन में, पेल्विक कैविटी में ही होता है, तो इसलिए जो है ये सब लक्षण दिखाई देता है पेशेंट में, समझ गए ना। कमर दर्द, भूख न लगना, दुर्गंध युक्त योनि स्राव, अनियमित योनि रक्तस्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई एवं दर्द, रक्ताल्पता, श्रोणि प्रदेश में दर्द, पेल्विक रीजन में पेन होगा। ठीक है ना। देखिए लक्षण और रीजन ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ जो बीमारी है वो कौन कौन से कारण हो सकता है, समझ गए, और इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। तो ये आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आप जानते हैं चीज़ों को। ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे हम लोग इसका अब निदान देखते हैं। लक्षण हो गया तो देखिए वैजिनल एग्जामिनेशन होगा, योनि का परीक्षण किया जाएगा, और योनि का परीक्षण किस पोजीशन में किया जाता है जानते हैं ना, लिथोटोमी पोजीशन। चलिए उसके बाद है पैप स्मीयर टेस्ट होगा, MRI CT स्कैन होगा, वैजिनल स्वैब कल्चर होगा टेस्ट, सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। तो ये सब जो है निदान डायग्नोसिस होगा। कौन कौन, वैजिनल एग्जामिनेशन, वैजिना योनि का परीक्षण, पैप स्मीयर टेस्ट होगा, ठीक है, MRI होगा, CT स्कैन होगा, वैजिनल स्वैब कल्चर टेस्ट होगा, सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके समझ गए। वैजिनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर टेस्ट, MRI CT स्कैन, वैजिनल स्वैब कल्चर, सर्वाइकल साइटोलॉजी एग्जामिनेशन। ओके चलिए उपचार यहाँ पे देखिए क्या उपचार होगा। इसका उपचार कैंसर की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। इसका जो उपचार होता है ये कैंसर के अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि जो है कैसा कैंसर है, उसी अनुसार से जो है इसका उपचार दिया जाता है। ठीक है। पहला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इसमें कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर रेडिएशन डाली जाती है। ठीक है। जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, यह आंतरिक व बाह्य अथवा दोनों प्रकार से हो सकती है। देखिए पहला है अवस्था के आधार पर होगा, तो पहला है रेडिएशन थेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, आप लोग को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए हैं। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें रेडिएशन डाला जाता है। रेडिएशन कहाँ दिया जाएगा, तो उस वाले भाग पर दिया जाएगा जहाँ पे कैंसर सेल है, कैंसर कोशिका है, और वहाँ पे रेडिएशन डालकर जो है कोशिका को नष्ट किया जाता है। अब ये जो चीज़ें होता है या बाहर से भी हो सकता है, बाहर से भी, बाहर से भी डाला जा सकता है, या अंदर से भी डाला जा सकता है रेडिएशन, समझ गए। तो पहला रेडियोथेरेपी हो गया। ठीक है। दूसरा देखिएगा क्रायो सर्जरी है, समझ गए। इसमें अत्यधिक कम तापमान पर कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि क्रायो सर्जरी पर जो है जो फ्रीजर होता है उस तापमान पर जो है क्या किया जाता है कि कोशिका को जो है नष्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो क्रायो सर्जरी में भी क्या होता है, जैसे आप लोग को मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था किसी सर्जरी में ही कि क्रायो सर्जरी में जो हेमोराइड में पढ़ाए थे ना बवासीर में, कि क्रायो सर्जरी किया जाता है जहाँ पे 0 डिग्री पर जो तापमान पर जो है क्रायो सर्जरी किया जाता है, और वो जहाँ भी बवासीर है, जहाँ भी ब्लड वेसल्स बढ़ा हुआ है, वहाँ पे जो है क्रायो सर्जरी किया जाता है, जिससे वहाँ का जो बढ़ा हुआ भाग है वो क्या होता है कि सिकुड़ के झड़ जाता है। क्रायो सर्जरी उसको क्या करता है, बिल्कुल सिकुड़ा देता है, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जब 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है बर्फ़, समझ गए ना। अब बर्फ़ आप 1 घंटा तक आप अपने हाथ में दबा कर रखिए तो आपका हाथ जो होगा बिल्कुल सुन्न टाइप से हो जाएगा, और बहुत देर रख लीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, गलने लगेगा। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका
क्रायो सर्जरी क्या करता है कि बहुत अत्यधिक कम तापमान पर, यानी एकदम ठंडा जो हमने बताया 0 डिग्री सेल्सियस या इसके हिसाब से हो सकता है, तो क्रायो सर्जरी कम तापमान पर जो भी कैंसर ग्रस्त कोशिका है उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्रायो सर्जरी हो गया। ठीक है, तीसरा देखिएगा समूल गर्भाशयोच्छेदन, ठीक है ना। रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है। यदि कैंसर इन्वेसिव स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ उसके सहायक अंगों को जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए समूल गर्भाशयोच्छेदन रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है। इसमें जो भी प्रभावित क्षेत्र है, जैसे जब कैंसर इन्वेसिव स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पे गर्भाशय से लेकर पूरा सर्विक्स पार्ट प्रभावित हो चुका है, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, सर्विक्स से लेकर यूट्रस तक फैल चुका है, तो इस कंडीशन में रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है और उसमें जो है फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक जो है सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे हम लोग रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, समूल गर्भाशयोच्छेदन कहते हैं। समझ गए। चलिए, तो 3 याद रखिएगा, रेडियोथेरेपी के बाद क्रायो सर्जरी, ठीक है, उसके बाद रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। समझ गए। और यह इन्वेस्टिव स्टेज में जाता है तो जो है ये रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है, जिसमें अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय सहित जो है सर्जरी द्वारा हटाया जाता है। समझ गए, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी में। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। किसी को अगर सर्विक्स कैंसर हुआ है तो उसको नर्स क्या क्या जो है मैनेजमेंट करेगी, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए, रोगी की समस्या पूछकर उसका सकारात्मक ढंग से जवाब देना चाहिए। जिसको भी अगर स्तन कैंसर है तो रोगी से उसको जो है सारा चीज़ पूछेंगे और पॉजिटिव वे में उसका जवाब आंसर देंगे। ठीक है, नर्स का एक काम है। रोगी के जैविक चिन्हों को नियमित अंतराल में जाँच करना चाहिए। जिस भी पेशेंट को सर्जरी वगैरह हुआ है, हिस्टेरेक्टोमी या क्रायो सर्जरी, उसको जो है नियमित अंतराल पर जैविक चिन्ह, वाइटल साइन चेक करते रहें। ठीक है, रोगी से उसके दर्द की गंभीरता पूछकर दर्द निवारक दवाइयाँ देनी चाहिए। अब जिस भी पेशेंट को जितना भी दर्द हो उस हिसाब से उसको एनाल्जेसिक दवाइयाँ देने का काम नर्स का ही है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सक निर्देशानुसार एंटीबायोटिक समय पर रोगी को देने चाहिए। अब समय के हिसाब से जो है पेशेंट को क्या करना चाहिए कि एंटीबायोटिक देना चाहिए संक्रमण से बचाव के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, 5वां पॉइंट है कि सर्जरी स्थल की नियमित अंतराल से ड्रेसिंग करना चाहिए। और जहाँ भी सर्जरी हुआ है, चाहे वो आपका रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी हो या कोई भी सर्जरी हो, तो जो है उसको नियमित ड्रेसिंग करना चाहिए। ठीक है, पेरिनियम क्षेत्र की स्वच्छता पर ध्यान रखिए। जो भी पेरिनियम क्षेत्र है उसको स्वच्छता, हाइजीन पर ध्यान रखें। योनि मार्ग से होने वाले निष्कासन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करके नोट करना चाहिए। अब वैजिनल एरिया से कोई भी सिक्रेशन निकलता हो, चाहे वो आपका पानी जैसा पदार्थ हो चाहे ब्लड हो, तो उसको जो है ध्यान देंगे कि कैसा जो है यहाँ से निकल रहा है और उसको जो है परीक्षण करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, रोगी को आरामदायक बिस्तर स्थिति प्रदान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरह के जटिलता होने पर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें और किसी भी तरह की जटिलता अगर पेशेंट में देखे तो तुरंत डॉक्टर को जो है सूचित करें। तो इतना जो है सारा नर्स का काम होता है। तो ये डायरेक्टली लिख दिए हैं, लेकिन मैस्टेक्टोमी वाले सर्जरी वाले पेशेंट का जो है सर्जरी से पहले क्या होता है, सर्जरी के बाद क्या क्या होता है, सर्जरी के दौरान क्या क्या होता है, इसको जो है आप लोग को लिखना वैसे पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी पूछेगा जिस प्रकार से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। 2 प्रश्न हम लोग कर लिए। अब इसके अलावा जो भी कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को जो है लिखना खुद से अब पड़ेगा, क्योंकि कैंसर 1 2 3 क्वेश्चन बता दिए। अब कोई भी कैंसर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। सिर्फ बेसिक चीज़ें जानना ये है कि उसका ट्रीटमेंट सर्जरी कौन कौन सा होता है, अलग अलग, समझ गए, अलग अलग अंगों के अलग अलग कैंसर वाले अंगों को अलग अलग सर्जरी होता है। समझ गए, तो उसका नाम सिर्फ याद रखिएगा कि कौन कौन कैंसर कहाँ पे किया जाएगा। बाकी रेडिएशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तो किसी भी जो है कैंसर में दिया जा सकता है, तो वो तो होगा ही। समझ गए। बाकी चलिए, जिसके पास जितना दिमाग लगाएंगे उतना क्वेश्चन को लिख पाएंगे। बाकी जो मैंने कैंसर पढ़ा दिया इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।